यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भानपुर की, जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा सिर्फ इसलिए नहीं होता था कि लोग सो जाते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां साए जाग जाते थे। गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली थी जिसे सफेद कोठी कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि 60 साल पहले वहां एक पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया था। तब से उस कोठी के दरवाजे बंद थे, सिवाय एक खिड़की के जो हमेशा खुली रहती थी। आर्यन, जो शहर से अपने दादाजी के पास छुट्टियां बिताने आया था, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। एक शाम अपने दोस्तों की चुनौती पर वह कैमरा लेकर उस हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही आर्यन ने कोठी के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी सडन भरी गंध उसके नथुनों से टकराई। उसके टॉर्च की रोशनी धूल भरे झाड़ फानूसों और टूटे हुए फर्नीचर पर पड़ी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से छम छम की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, बस आवाज तेज हो गई। आर्यन सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां ऐसे चरमरा रही थी जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। आर्यन उस कमरे में पहुंचा जिसकी खिड़की हमेशा खुली रहती थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी नक्काशीदार कुर्सी रखी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उस पर से उठा हो। उसने अपना कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा। फ्लैश की रोशनी में उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। तुम देर से आए, पर हम तैयार हैं। आर्यन का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर खींची गई फोटो देखी तो उसके हाथ से कैमरा छूट गया। फोटो में उसके ठीक पीछे एक धुंधली सी औरत खड़ी थी, जिसके हाथ आर्यन के गले की तरफ बढ़ रहे थे और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला गड्ढा था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन भागने के लिए मुद्दा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की से आने वाली हवा अब चीखों में बदल चुकी थी। तभी उसे अपने कान के पास एक ठंडी सरसराहट सुनाई दी। बाहर वाले सिर्फ देखते हैं, रहने वाले यहीं रह जाते हैं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वह खुली खिड़की अब बंद थी, लेकिन कोठी के मुख्य द्वार की धूल पर एक नए पद चिन्ह थे जो अंदर तो जा रहे थे, पर बाहर आने का कोई निशान नहीं था। आर्यन वापस नहीं लौटा, लेकिन अब उस कोठी की दूसरी खिड़की भी खुली है। आर्यन की गुमशुदगी ने गांव में हड्डा कंप मचा दिया था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आइए इस कहानी के उन पन्नों को पलटते हैं जो अब तक धूल में दबे थे। जब आर्यन 2 दिनों तक वापस नहीं लौटा तो उसके दादाजी पंडित दीनानाथ ने गांव के कुछ हिम्मत वाले युवकों के साथ हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। पुलिस ने हाथ खड्डे कर दिए थे, क्योंकि हवेली की चौखट लांघते ही उनके वायरलेस सेट अजीब सी आवाजें करने लगते थे। शाम के धुंधलके में जब टोली अंदर दाखिल हुई तो माहौल आर्यन के जाने के समय से बिल्कुल अलग था। दीवारें अब सूखी नहीं थी, उनसे कोई काला चिपचिपा पदार्थ तरल रिस रहा था। पंडित जी जानते थे कि सफेद कोठी का रहस्य ऊपरी कमरों में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपा है। वे सबको लेकर तहखाने की ओर बढ़े। नीचे उतरते ही टॉर्च की रोशनी एक विशाल लोहे के पिंजरे पर पड़ी। वहां दर्जनों पुराने जूते चप्पल पड़े थे, कुछ छोटे बच्चों के, कुछ बड्ढों के। दीवारों पर नाखूनों से खरोंचने के निशान थे, और सबसे डरावनी बात, वहां आर्यन का कैमरा पड़ा था जिसका लेंस पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। पंडित जी ने बुदबुदाते हुए कहा, यह हवेली नहीं है, यह एक जाल है। यह घर इंसानों को नहीं, उनकी मौजूदगी को खाता है। अचानक टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। तहखाने के कोनों से काली परछाइयां फर्श पर रेंगती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। वे परछाइयां इंसानी नहीं थीं। उनके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उनके चलने की कोई आवाज नहीं थी। तभी एक युवक चीखा। उसके पैरों को किसी अदृश्य ताकत ने छकदहाट लिया था और उसे अंधेरे की ओर खींचने लगी। बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। पंडित जी ने झोले से पवित्र गंगा जल निकाला
और चारों ओर छिट ढका। जैसे ही जल की बूंदें उन परछाइयों पर पड़ी, हवेली के अंदर से ऐसी चीख गूंजी जैसे सैकड़ों गले एक साथ फट रहे हों। भागते हुए वे उसी कमरे में पहुंचे जहां खिड़की खुली रहती थी। वहां उन्होंने देखा कि आर्यन खदधा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। आर्यन, बेटा, चलो यहां से, दादाजी चिल्लाए। आर्यन धीरे से मुद्दा। उसकी त्वचा कागज की तरह सफेद पर डेट चुकी थी और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो उसकी थी ही नहीं। उसमें कई औरतों और पुरुषों की मिली जुली आवाज थी। वह अब चला गया है, अब हम एक हैं। आर्यन का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और खिड़की के बाहर की ओर खींचने लगा। पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ देने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और सख्त था। एक जोरदार झटके के साथ कमरे की दोनों खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अगले दिन सुबह गांव वालों ने पंडित जी और उनकी टोली को हवेली के बाहर बेहोश पाया। वे सब जीवित थे, लेकिन आर्यन का कहीं नामो निशान नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि उस दिन के बाद से हवेली की वह दोनों खिड़कियां ईंटों से चुन दी गई थी, मानो किसी ने उन्हें अंदर से बंद कर लिया हो। आज भी अमावस की रात को गांव के लोग उस कोठी के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि अगर आप कोठी की दीवार पर कान लगाकर सुने तो आपको आज भी आर्यन की दबी हुई आवाज सुनाई देगी, जो बस एक ही बात कहती है, अंदर मत आना, यहां जगह कम पड़ी डी अच रही है।